Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter Glimpse of Past. A glimpse of past, अतीत की झलकियां. A glimpse of the past. Glimpses of the past यानी अतीत की झलकियां. हमारे जो देश में स्वतंत्रता से पहले जो घटनाक्रम गठित हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर कुछ बातें हैं वो प्रेजेंट की गई है, प्रस्तुत की गई है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. देखो, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले इसमें क्या आना चाहिए? बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले. बिफोर यू रीड, आप इसमें क्या शामिल करेंगे कि किस प्रकार का एक एनवायरनमेंट हमारे सामने था, या 1757 से लेकर के 1857 के बीच में जो स्वतंत्रता पहला संग्राम हुआ तक हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियां. आप अपने बुक के चैप्टर में जब ये देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के चित्र, डायग्राम्स, राजाओं के सिंहासन वगैरह ये सब दिखाई देंगे, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें किन बातों का 1757 से लेकर के कितने 1757 से 1857 के बीच की जो 100 साल का जो कार्यकाल था या ड्यूरेशन थी, 100 साल की जो अवधि थी, उस दौरान हमारे देश के राजाओं ने, हमारे देश के रियासतकालीन राजाओं ने, बड़े राज्यों के राजाओं ने किस तरह से अंग्रेजों के साथ साठगांठ करी, इन सब विषयों को लेकर के और हम बातचीत करने वाले हैं. देखिए, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लाइम्स. हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लाइम्स. GLI ग्लाइम्स, पिक्टोरियल ग्लाइम्सेज ऑफ history, glimpses of history of our country, history, glimpses of history of our country, our country, our country from 1755, from 1757 to 1857. अब देखो, इस लाइन का जो मीनिंग है, इस लाइन का जो अर्थ है, ये कह रहा है हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लाइम्स. पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्र, पिक्चर वगैरह लिख लगा करके. पिक्टोरियल ग्लाइम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की हिस्ट्री या इतिहास फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच के तक के इतिहास को, यानी इस तक के इतिहास को, हमारे देश के इतिहास को पिक्चर यानी चित्रों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया. जैसे आप अपनी बुक में ये चैप्टर निकालोगे तो उसके अंदर आपको एकदम अलग अलग राजा महाराजाओं की तस्वीरें दिखेगी, पिक्चर्स दिखेगी, चित्र दिखेंगे, और उनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, समझ सकते हैं. तो आगे ये कहा जा रहा है, दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, these pictures and speech bubbles, स्पीच बबल्स, यानी ये जो तस्वीरें हैं और स्पीच बबल्स, और ऐसे जैसे पिक्चर में बोलते वक्त उसके मुंह से क्या कहा गया उसका एक बबल बना करके वो सामने रखा गया है उसको, तो स्पीच बबल्स यानी बुलबुलों में लिखे गए खतन. स्पीच बबल्स का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ ऐसे तीर करके ऐसे ऐसे कुछ बना करके ये कहा, और इधर मैंने कोई तस्वीर बना दी, मान लीजिए ये कुछ तस्वीर है ऐसे कि इस व्यक्ति ने हाथ कर दिया, इसमें जो कुछ कहा वो यहाँ आ रहा है. तो ये जो चीज होती है वो होती है स्पीच बबल्स.
और ये इधर वाला जो पिक्टोरियल है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए चित्र है, तो वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से जो दीज पिक्चर्स यानी ये तस्वीरें एंड स्पीच बबल्स यानी कथन में कहे गए इनके जो बिंदु है या बात है, विल हेल्प क्लियरिफाई, वो हमारी सहायता करेंगे, विल हेल्प क्लियरिफाई, स्पष्ट करने में सहायता करेंगे, हेल्प विल हेल्प क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ को स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंडीशन of the condition that led of the event, that led of event, that led of event known as the first war, known as the first war of independence, first war of independence, first war of independence in 1857, in 1857 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी गई थी, यहाँ तक की इसमें बातें हैं वो स्पष्ट करी गई है। तो देखिए इन कथनों में तुम्हें दशाओं को समझने में स्पष्टता से जो चीजें हैं वो मिलने वाली है। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर 1757 से 1857 की कुछ तस्वीरें रखी गई है। पिक्टोरियल ग्लाइम्स ऑफ द हिस्ट्री, जिससे हमारे देश के इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। फिर द पिक्टोरियल, द पिक्चर्स एंड द स्पीचेज ऑफ बबल्स, वो तस्वीरें और वो बबल्स, जो बबल्स में उनके द्वारा कहे गए कथन जो है, विल हेल्प क्लियरिफाई your understanding to the condition that led event is known as the first war of the independence। उन तस्वीरों से और उन कथनों में कहे गए, उन बबल स्पीचेज में कहे गए कथनों से हमें इस बात का स्पष्ट संकेत मिलेगा या हम उस बात को स्पष्ट कर पाएंगे that condition that the led of the event, ये जो घटनाक्रम हुआ था, ये जो घटना घटी थी उससे पहले की हमारी जो स्थिति, और ये जो known as the first war of the independence in 1857 और 1857 का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया था, उस तक की ये कहानी को हमें इन तस्वीरों के माध्यम से बताएगा। ये बात इसमें थी। अब देखो इसमें फर्स्ट जो लाइन कही गई है, पहला स्टेंजा जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट बात हम जो लिखेंगे, यहाँ हम नंबर 1 लगाएंगे। जो आपके पहले जो चित्र है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, द मार्टियर्स यानी शहीद जिसको कहते हैं, बात लिखी गई है द मार्टियर्स, MARTY, मार्टियर्स, मार्टियर्स नहीं होता है शहीद। अब देखो यहाँ बीच के अंदर एक छोटी से ऐसे लाइन बना करके उसमें लिखा गया है ऐसे, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मान लीजिए आप बुक में बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्या लिखा हुआ मिलेगा, एज ए फंक्शन इन दिल्ली, एज ए फंक्शन इन दिल्ली, यानी दिल्ली के एक फंक्शन में, द मार्टियर्स यानी शहीद, एज ए फंक्शन इन दिल्ली। ये जो शहीदों के बारे में जो बातचीत करी गई है वो एक दिल्ली के एक समारोह के अंदर की गई है, और उसमें क्या कहा गया है, ओ माय कंट्रीमैन्स, क्या कहा गया है, ओ माय कंट्रीमैन्स, माय कंट्रीमैन्स
मैन, ओ माई कंट्री मैन, ओ माई कंट्री मैन, मेरे देश के लोगों, लेट योर आईज फिल, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स, फिल विथ टीयर्स यानी अपनी आंखों को टीयर्स यानी आंसुओं से भर लो, एज यू रिकॉल यानी याद कर लो, रिकॉल यानी याद कर लो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ India's martyrs, कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के एक समारोह में लता मंगेशकर ने जब एक गाना गाया था तो उसमें ये कहा गया था, ओ माय कंट्रीमेन्स लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ योर इंडियाज मार्टिर्स। तो हम हिंदी में यदि इस बात गाने की बात करें तो उसने ये कहा, जरा आंख में ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये इसका मीनिंग होता है। ओ माय कंट्रीमेन यानी ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे देश के लोगों, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। अर्थात आंख में पानी भरने का मीनिंग यहाँ क्या होता है, आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए, टीयर्स आने चाहिए। इनको रिकॉल करके, एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अर्थात जो हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी को याद करो। तो आप अपने बुक के पेज नंबर जो है 36 उसमें ये इधर आपको लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट द मार्टियर्स ब्रैकेट में एज ए फंक्शन ऑफ दिल्ली, दिल्ली का फंक्शन, फिर लता मंगेशकर की एक आपके सामने पिक्टोरियल तस्वीर रहेंगी जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी तस्वीर वगैरह लगी हुई होगी, और उसमें ये जो गाना गाया गया था उसमें ये बात कही गई थी। क्या कही गई थी, ओ माय कंट्रीमैन, से मेरी वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विथ टीयर, अपनी जरा अपनी आंखों में भर लो पानी, हे ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, एंड जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, सेक्रीफाइसेस उन्होंने जो त्याग किए, उन्होंने जो कुर्बानी दी है उनको याद करो, इंडियाज मार्टियर्स, भारत के जो शहीद हुए हैं उनकी। ये इसकी पहली बातचीत थी। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें, कंट्रीमैन यानी वतन के लोग आ गए, आईज यानी आंखें, फिर टीयर्स यानी आपके जो निमन आंसू होते हैं। तो इधर अगर हम बात करें इसकी तो कंट्रीमैन का मीनिंग होगा यहाँ COUNTRY, कंट्रीमैन यानी वतन के लोग। क्या मीनिंग होगा, वतन के लोग या देश के लोग। अब टीयर, और टीयर यानी होता है आंसू, सैक्रिफाइसेज SACRIFIES, सैक्रिफाइसेज यानी कुर्बानी, त्याग, सैक्रिफाइसेज यानी कुर्बानी या त्याग। रिकॉल, रिकॉल यानी याद करना, रिकॉल यानी याद करना। और मार्टियर्स, मार्टियर्स यानी शहीद, मार्टियर्स यानी शहीद। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है इस स्टेंजा की पहले की, जो कि आपको अभी मैं ये कहूंगा कि मैंने जो वीडियोस के अंदर जो मीनिंग्स दिए वो आपको एज ए होमवर्क करनी है तो ये काम आएगी। अब हम इसका दूसरा पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। पहला स्टेंजा हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने ये बातचीत करी, पहली लाइन जो है वो ये क्या कह रही है, दिल्ली के एक फंक्शन में लता मंगेशकर ने ये कहा है, ए मेरी वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इंडिपेंडेंस डे
रिपब्लिक डे के ऊपर ये जो सॉन्ग है आप जानते हैं बहुत अच्छी। फिर है द कंपनीज कॉन्सिक्वेंसीज, द कंपनीज कॉन्सिक्वेंसीज। दूसरी जो आपका पॉइंट चलेगा 2 नंबर का, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, उसमें आएगा द कंपनीज, द कंपनीज कॉन्सिक्वेंसीज, CONQUE, कॉन्क्वेंसीज, कॉन्क्वेंसेट्स, QUESTS, कंपनीज कॉन्सिक्वेंस, कॉन्क्वेंट्स 1757 to 1849। कब तक? 1757 टू 1849, यानी कंपनी की जो विजय है, कंपनी की जो उन्होंने कंपनी ने जो विजय प्राप्त करी 1757 से लेकर के 1849 तक, उसकी कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंडिया है जो 1765 में, उसका जो मैप दिखाया गया है, ब्रिटिश प्रिंसेज एंड ब्रिटिश टेरिटरीज, टेरिटरीज यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल, जैसे अभी हमारे टेरिटरीज कौन कौन से हैं, 7 टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो रेड कलर का जो मैप दिखाया गया उसमें तो सारा का सारा कैसा था, टेरिटरीज थी। और जो ब्रिटिश प्रिंसेज यानी ब्रिटिश हुकूमत के जो खिलाफ था, जिसमें येलो कलर का मैप दिखाया गया, वो पूरा का पूरा भारत किसके अधीन था, कंपनी के अधीन था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, विथ इट्स superior weapons, with its superior weapons, British superior weapon, British East India Company, British East India Company, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दूसरा बात है द कंपनीज कॉन्क्वेंट्स, यानी कंपनी की जो विजय प्राप्त हुई, कंपनी को ने जो विजय हासिल करी वो किस प्रकार से, यानी कंपनी की जो जीत हुई, ये है कि विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 8th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी में अपने श्रेष्ठ हथियारों की बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 18वीं शताब्दी में अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को, अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी। क्या कर रही थी? विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ हथियारों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग यानी बढ़ा रही थी इट्स पावर यानी शक्ति को इन 8th सेंचुरी इंडिया, भारत में 18वीं शताब्दी में अपने श्रेष्ठ वेपन हथियारों के माध्यम से वो अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। ठीक है। अब इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजकुमार थे, भारत के जो राजा थे, भारत के जो प्रशासक थे, वो अल्पदृष्टि थी, शॉर्ट साइटेड यानी दूरदृष्टि, भविष्य की कम सोच रहे थे, आपसी विचारधारा, छोटी सोच वो रखने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। शॉर्ट साइटेड यानी अल्पदृष्टा रख रहे थे, यानी भविष्य को लेकर के कि क्या होने वाला है। दैट अब स्टार्ट्स, राजा वाह कॉल द इंग्लिश, दैट अब स्टार्ट्स यानी इस प्रकार से उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए राजाओं ने कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाया, एंड दे विल हेल्प मी, वो हमारी सहायता करेंगे, टू डिफीट हिम, उन लोगों को हराने में हमारी सहायता करेंगे, और वो सहायता बिना कंडीशन के नहीं होती थी। एंड द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स, इस तरह निरंतर चलने वाली लड़ाइयों के माध्यम से उनको किसी भी प्रकार से कोई भी शांति है वो नहीं मिल पा रही थी, अर्थात जनता में शांति का अभाव था लगातार चल रही लड़ाइयों की वजह से। ये आपका चैप्टर का दूसरा पॉइंट 2 जो है वो चल रहा था।
अब हम 2.3 से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अंदर जैसे ये तो आ गया अल्पदृष्टा, ये मीनिंग जो है इसको बोलते हैं अल्पदृष्टा। और कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, फाइट्स का मतलब होता है लड़ाइयां, पीस यानी होती है शांति, डिफीट यानी होता है हराना, मर्चेंट यानी होता है आपका व्यापारी। ये इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं इसके अंदर, जो भी आप लोग निरंतर इसमें से अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।